हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज बात कर रहे हैं यूनिट 1 में पहले चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा आप सबको पता है एंजियोस्पर्म। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? नाम से आप बता सकते हैं एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, चलिए बताइए। ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। याद रहेगा। चलिए, आप जब अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको जब ग्रीनरी दिखती है, फ्लावर्स दिखते हैं, तो बहुत अच्छा सा फील होता है ना। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, हमारे रिलीजन्स में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और कल्चरल इवेंट्स में भी ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज एड ऑन कर देते हैं। और जब मैनेजमेंट और कल्टीवेशन किया जाए ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसको कहा जाता है बच्चों फ्लोरिकल्चर। सो फ्लोरिकल्चर इज कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब जो फ्लावर होता है उसमें दो वॉल्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल वॉल और एक एसेसरी वॉल्स। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम जो मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर नोन एज एसेंशियल वॉल्स, जबकि सेपल्स और पेटल्स, कैलेक्स एंड कोरोला आर नोन एज एसेसरी वॉल्स। अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर एक भी पार्ट मिसिंग है इन चारों में से, एंड्रोशियम, गायनेशियम, सेपल, पेटल्स, एक भी अगर वहां पे नहीं है देन उसको हम क्या कह देंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। तो एसेंशियल वर्ल्स, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ठीक है ना। ये एसेसरी है, होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी काम चल जाता है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल वर्ल्स है एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, मेल एंड फीमेल पार्ट। आप फ्लावर में देख सकते हैं ये एंड्रोशियम है, मेल पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड ये वाला जो पार्ट है, मिडिल वाला जो सेंटर में जो एरिया है, दैट इज नोन एज गायनेशियम। सो एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है। ओवरी में ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने अभी आपको बताया, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, उसको कह देते हैं हम एंड्रोशियम। अब ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो ऊपर का पार्ट है दैट इज नोन एज एंथर, और नीचे का जो लंबा सा हिस्सा है जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको कह देते हैं फिलामेंट। तो ग्रुप और वॉल ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। अब जो स्टेमन का लेंथ है, उसका नंबर है, वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है फिलामेंट, ये लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टल एंड है ये, जो कि थैलेमस की तरफ होता है, थैलेमस से अटैच्ड होता है। जबकि ये जो थैलेमस से अटैच्ड है मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रोक्सिमल एंड है जो कि पेटल से जुड़ा होगा, थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा। और जो दूसरा हिस्सा है एंथर, ये ऊपर का पार्ट है। इसमें दो लोब्स होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो लोब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। सो इट इज नोन एज बाइथिकस और डाइथिकस, दो थीका यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लेंथ वाइज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये इन दोनों थीका को सेपरेट कर देता है। इंटरनली ये थीका भी डिवाइड होते हैं। तो चार कॉर्नर्स पे चार सैक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोलन सैक्स कहते हैं। तो इट इज नोन एज बाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए? टेट्रास्पोरेंजिएट। बाइथिकस या डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इज इट क्लियर? तो ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। एक लोब में दो स्पोरेंजिया है कॉर्नर्स पे, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं पोलन सैक में एंड दे कंटेन्स मेल गैमीट, जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। मेल गैमीट्स आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। तो चार मेन चीजें हैं। अगर हम मेल पार्ट की बात करें, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाती है जो एंथर है, वो दो लोब स्ट्रक्चर होती है, बाइथिकस हो जाता है। लेकिन चार कॉर्नर पे चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कह देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर जाते हैं पोलन सैक में, और इन पोलन सैक में बहुत सारे बच्चों क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर्कुलर होता है आउटलाइन में और 4 वॉल्स होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो सिंगल लेयर है, सिंगल सेल लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद सिंगल लेयर एंडोथीशियम, फिर 2 to 3 लेयर्ड मिडल लेयर्स होती है। तो जो पहली तीनों लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये क्या करती हैं बच्चों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को। और उसके अलावा जब मैच्योरेशन हो जाती है तो एंथर के डिसेंस में भी हेल्प करेंगी टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेट्स। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए एंथर में, एंथर वॉल जो है 4 लेयर्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद सिंगल लेयर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर प्रोटेक्शन, 2 to 3 लेयर्स ऑफ मिडल लेयर। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज टेपिटम, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो एंथर में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेंट्रली प्लेस्ड स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस है, माइक्रोस्पोर मतलब मेल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। एंड द इनर मोस्ट पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है टेपिटम, ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। यंग एंथर में हर माइक्रोस्पोरेंजियम में सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू, जहां पे कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स ही क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको एमएमसी या पीएमसी पोलन मदर सेल कहते हैं। ईच पोलन मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, वो म्यूसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा उसमें और 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा जिसको कहेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन पोलन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाय रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन चारों के बीच में कैलस की वॉल होती है। जब कैलस वॉल डिसोल्व हो जाएगी तो चारों के चारों जो टेट्राड के पोलेंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड इंडिविजुअली दे आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए फटाफट, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, ओके। तो जैसे ही ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, यहां से लाइन ऑफ डिसेंस बनेगी। लाइन ऑफ डिसेंस के थ्रू ये रप्चर हो जाएगा एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज आउटसाइड। ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर कैसे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, टेट्राड से एक माइक्रोस्पोर बन गया था, अब इसमें वैक्यूल आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे एंड न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, बाहर की तरफ है और स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, नीचे जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल लार्ज होगी, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल साइज और बीच में कैलस की लेयर आपको दिख रही है। ठीक है। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, जो कि डिहेसेंस के साथ रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वो क्या कर जाएंगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये आप देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिनका डायमीटर 25 to 50 मिलीमीटर होता है। एंड साइटोप्लाज्म के चारों तरफ आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऊपर की तरफ वेजिटेटिव सेल, लार्जर एरिया, डेंस साइटोप्लाज्म, लेकिन नीचे की तरफ जनरेटिव सेल विद लेस साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं। पैलेनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज पैलेनोलॉजी। और जो पैलेनोलॉजिस्ट होते हैं वो उसकी आउटर टेक्सचर को देख के बता देते हैं कि कौन सी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। ईच पोलन ग्रेन इज हैविंग 2 लेयर्ड वॉल, आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन और इनर हो जाएगी बच्चों इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे बाहर की तरफ क्या है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन
हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है, चाहे ऑर्गेनिक मैटर है, एंजाइमेटिक एक्शन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स सबके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो, एंजाइम, वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन भी प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाता है, क्योंकि वो डिग्रेड तो होता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे साथ साथ देख रहे होंगे कि आउटर वॉल जो है, एक्साइन वॉल जो है, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में अपर्चर्स हैं जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, और यही वो पार्ट है जहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्सीलेंट पैटर्न और डिजाइन यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उसकी स्टडी को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो अंदर वाली वॉल है, इंटाइन जो है वो कंटिन्यूअस है, थिन है, और पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है। वहां पे क्या था, वहां पे था स्पोरोपोलिन, और यहां पे क्या है, पेक्टोसेलुलोज। क्लियर? तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है ना बच्चों, उसमें दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। यहां पे क्योंकि थिक डेंस साइटोप्लाज्म है, तो यहां पे इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा, स्टोर्ड फूड यहां पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरेटिव सेल में क्या है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है, और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही एक तरह से फ्लोट कर रहा है। अब 60% एंजियोस्पर्म में इसी टू सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, डेसेंस हो जाता है, शेड हो जाते हैं। लेकिन बाकियों में क्या होगा, अब यहां पर तो देखिए टू सेल स्टेज है, ये जनरेटिव सेल, ये छोटा सा व्हाट यू से वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, नीचे की तरफ जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड कर जाएगा, तो ऊपर की तरफ तो वेजिटेटिव था, लेकिन यहाँ पे फिर से दो न्यूक्लियाई हो गए, सो इट इज नोन एज थ्री सेल स्टेज। तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो रेस्ट जो बचे नियरली 40% जो एंजियोस्पर्म, उसमें थ्री सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स का डिसेंस होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इमीडिएटली वहीं पर पूछ लीजिए, बाद के लिए कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं रखना है अपने दिमाग में, ठीक है ना। अब जब जो पोलन ग्रेन शेड हो गए, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक कर जाएंगे, वाइबिलिटी लूज करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार वाइबिलिटी लूज होगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे पोलन वाइबिलिटी क्या होती है। तो जो पोलन ग्रेन वाइबिलिटी है ये डिफर करती है। पोलन वाइबिलिटी चलिए मैं अभी बता देता हूँ। एबिलिटी है पोलन ग्रेन की कि वो जर्मिनेट कितने टाइम तक कर पाएगा, तो ये डिपेंड करता है एबायोटिक कंडीशन पे, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एंड ये वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज में। जैसे राइस, व्हीट जैसे सीरियल्स हैं, इसमें 30 मिनट्स की होती है, लेकिन लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी फैमिली में मंथ्स तक ये वाइबिलिटी रहती है ना। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज दिस इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा इन पोलन ग्रेन से, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो एज फूड सप्लीमेंट इनको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स, सिरप, और इसको एथलीट्स यूज करते हैं। हॉर्स राइडिंग जब होती है तो वो उन हॉर्सेस को ये दिया जाता है टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। और लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर पोलन बैंक में इन पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना, ठीक है। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स प्रॉब्लम भी कॉज कर देते हैं, दे कॉज एलर्जीज इन सम पीपल। सबसे कॉमन एग्जांपल पार्थेनियम है, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। बी पोलन हाईली न्यूट्रिशियस है, ठीक है। ये स्टोर किए गए हैं पोलन्स, अलग अलग स्पीशीज के पोलन्स को इस तरह से स्टोर किया जाता है। पोलन टैबलेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये तो हो गया एंड्रोशियम मेल पार्ट की बात। अब हम चलते हैं गायनेशियम की तरफ, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। तीन एरियाज में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर स्टिक करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। मिडिल पार्ट इज नोन एज स्टाइल, और नीचे का जो सोलन पार्ट है उसको कहते हैं ओवरी। यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरली आपको बता देता हूँ, इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और जो सोलन पार्ट है ये है ओवरी। ओवरी में लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको ओवेरियन लोक्यूल्स कहते हैं, एंड इन दिस लोक्यूल्स ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। सो गायनेशियम
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब अगर सिंगल पिस्टिल है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिलरी। लेकिन एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पिलरी। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है मल्टी कार्पिलरी। इसके साथ एक और वर्ड आप देख पा रहे हो, सिनकार्पस। अगर सारी की सारी जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड है तो इट इज नोन एज सिनकार्पस। यहां पे सारी की सारी जुड़ी हुई है। सिन का मतलब फ्यूज्ड और एपो का मतलब फ्री। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो पेपेवर में तो सिनकार्पस मल्टी कार्पिलरी होती है, लेकिन मिशेलिया में मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों, याद रहेगा आपको। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल, मल्टी कार्पिलरी बहुत सारे पिस्टिल्स, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस। क्लियर है। चलिए अब ये तीनों पार्ट, स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, मेल गैमेट के लिए, मिडिल पार्ट सिलेंडर पार्ट जो स्टिग्मा और स्टाइल के स्टिग्मा और ओवरी के बीच में है दैट इज स्टाइल, और सबसे नीचे का जो बल्ज स्वोलन पार्ट है उसको क्या कह देते हैं हम, उसको कह देते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ, ओवरी। और ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स, ये यहाँ पे अटैच्ड इससे रिसेप्टेकल से या थैलेमस से। तो ये फीमेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बना देते हैं जो कि मेल पार्ट है। तो जो एसेंशियल वाल्स थे उनकी हमने बात करी, एंडोशियम और गायनेशियम की हमने बात करी अभी तक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? टाइम एंड ओवर अगेन मैं बार बार बेटा आपसे पूछ रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो आप लोगों के डाउट्स रह जाएंगे और ये हाई टाइम है, आप डाउट्स को कैरी ऑन नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में। अब जो मेगास्पोरेंजियम है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। दो एंड होते हैं, दो साइड्स होती है, एक कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरे को कहते हैं चेलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड चेलेजल एंड, ठीक है। अब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं फ्यूनिकल। ये प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जो अटैचमेंट पॉइंट है बच्चों वो है फ्यूनिकल, ठीक है। और जहां पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे वो एरिया क्या कहलाएगा, हाइलम। जंक्शन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज कंबाइन टुगेदर इज नोन एज हाइलम। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं दे आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। नॉर्मली दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, लेकिन 3 इंटेगुमेंट भी रिपोर्टेड है। अब ये काम क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर नहीं करते, एक टिप छोड़ देते हैं जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है एंड दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो जिस साइड माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट जो एंड है वो क्या कहलाएगा, चेलेजल एंड, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल दोनों के दोनों एंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइलम, फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट्स एंड माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड्स। ये वाला पार्ट फिर से इंपॉर्टेंट है, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसेक। एक मास है, ग्रुप है सेल्स का जहां पे स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है ना, जिसको हम कह देते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के सेंटर में एक एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है विच इज फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वहां पे स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओव्यूल में एक एम्ब्रियोसेक होता है जनरली, जो कि मेगास्पोर या मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे होती है प्रोसेस, ये देखिए, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोसेक की। तो एक सेल जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक मेगास्पोर मदर सेल है जहां पे लार्ज न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड की सेल है, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। न्यूसेलस उसको सराउंड कर रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वहां पे स्टोर्ड फूड है। इसमें होगा मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। 2 बार मियोसिस होगा तो 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4 सेल्स आर फॉर्म्ड एंड इट इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर मदर सेल में 2 बार रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 2 बार मियोसिस हुआ, तो कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल बन गई, ठीक है ना। तो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें से ऊपर की तीनों सेल बच्चों हो जाती है डीजनरेट और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है।
ये तीनों की तीनों सेल डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलप हो जाएगा किसमें, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो यहां पर एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, तो इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि अगर एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है देन इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2 बार रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई विच इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाती हैं एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहां जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। मियोसिस पहले हो चुका है, अब ये न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है, फर्स्ट डिवीजन में 2, फिर 4 और फिर 8 न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएटेड सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, दे आर नोन एज एंटीपोडल्स। और 2 सेल बीच में रह जाती हैं विच इज नोन एज सेंट्रल सेल, और ये न्यूक्लियाई कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस स्टेज इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। तो न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। फिर से डिवीजन हो गया जिससे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, दोनों एंड्स की तरफ चले गए 2 न्यूक्लियाई, एंड अल्टीमेटली थर्ड डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इमीडिएटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता या सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? प्लीज फटाफट बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। अब यहां पर देखिए, चैलेजल एंड पर क्या है, एंटीपोडल्स है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में से एक सेल डेवलप होकर एग सेल बना देती है, एग सेल की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। अब 6 जो सेल्स हैं ये सारी की सारी तो हैं हैप्लॉइड, तीनों की तीनों एंटीपोडल्स, तीनों की तीनों सिनर्जिड्स हैप्लॉइड सेल हैं, क्योंकि उनमें एक एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। लेकिन जो सेंट्रल सेल है, सेल एक है लेकिन वहां पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, सो इट इज डिप्लॉइड, ठीक है। सो इसीलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज बच्चों कहा जाता है। अब यहां पर आपको एक मास दिख रहा है, सेल्स दिख रही हैं जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, ये गाइड करती है पोलर ट्यूब को टुवर्ड्स एग सेल, वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगी, ठीक है। और हेल्प के बाद क्या हो जाएगा, हेल्प के बाद क्या हो जाएगा, हेल्प द गाइड द पोलर ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। 3 सेल्स चैलेजल एंड की एंटीपोडल्स हैं, 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की है वो क्या कहलाएगी, एग एपरेटस। एग एपरेटस में मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 सिनर्जिड्स रह जाएंगी और एक क्या हो जाएगी, एग सेल बन जाएगी। सारी की सारी कैसी हैं, एप्लॉइड हैं। सेंट्रल सेल कैसी हो गई, 2 न्यूक्लियस की वजह से डिप्लॉइड। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चलिए अब देखिए ओवरऑल हमने क्या क्या किया, कि मेगास्पोर मदर सेल थी, या उससे भी पहले जाएं तो एक लार्ज सेल थी डेंस साइटोप्लाज्म वाली, जिसको मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। उसमें 2 बार मियोसिस हुआ, ठीक है, 4 सेल्स बन गई, ऊपर की तीनों सेल डिजनरेट कर गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई जिन्होंने अपने आप को अपोजिट पोल्स की तरफ अरेंज कर लिया। एंड थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद 3 सेल ऊपर की तरफ चली गई माइक्रोपाइल की तरफ, जिनको हम सिनर्जिड्स कह देंगे। 3 सेल्स नीचे की तरफ आ गई जिनको हम क्या कह देंगे, एंटीपोडल्स, और वो बन जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। और 2 सेल जो बीच में रह गई दे आर नोन एज सेंट्रल सेल, और उनके न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कह देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सारा मिलकर क्या बना देता है, ओव्यूल। ओव्यूल में एग सेल है, सेंट्रल सेल है, इंटेगुमेंट्स हैं, वैक्यूल है, एंटीपोडल्स हैं, ठीक। तो ये बात हो गई बच्चों मेल और फीमेल पार्ट की, एसेंशियल वाल्स की। उसके बाद क्या बच जाते हैं, उसके बाद बच जाते हैं सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स का काम क्या होता है बच्चों, सेपल्स हैं ग्रीन लीव्स, वो हेल्प करेंगी फोटोसिंथेसिस में।
पेटल्स क्या है बच्चों? दे आर कलर्ड लीव्स, सो दे हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। तो जो एंटीमोफिलस हैं उनमें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वहां पर रिवार्ड मैकेनिज्म है ना। तो इसके बाद आ जाता है पोलिनेशन। आप हो 12th क्लास में, आपका सेक्शन है ए, आप मेडिकल स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट हो, और आपका फ्रेंड भी उसी क्लास में है 12th ए में, मेडिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन हो गया ना। लेकिन क्लास 12th ही है, लेकिन सेक्शन बी है, नॉन मेडिकल सेक्शन का बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा? जिटेनोगेमी। लेकिन आप 12th में हैं,